स्टार्ट करते हैं बेटा। देखो ध्यान से देखेंगे सभी। मैं पहले इस एक बेसिक पॉइंट करवा देता हूँ, इसका क्या है वो देखिए। हम एक शब्द पढ़ते हैं, हम एक वर्ड पढ़ते हैं जिसे हम कहते हैं इम्यूनिटी। हम एक वर्ड पढ़ते हैं जिसे हम कहते हैं इम्यूनिटी। हमारे पास एक वर्ड है जिसे हम कहते हैं इम्यूनिटी। इम्यूनिटी का मतलब होता है हमारी बॉडी की वो क्षमता, हमारे शरीर की वो क्षमता, वो कैपेसिटी, वो एबिलिटी जो हमें बीमार होने से बचाती है। जो हमें बॉडी की कैपेसिटी जो हमें बीमार होने से बचाती है, हमें बीमारियों से बचाती है, प्रिवेंट करती है कि हमें डिजीज ना हो। वो कैपेसिटी, वो एबिलिटी, वो क्षमता इम्यूनिटी कहलाती है। और इम्यूनिटी का जो कारण है कि इम्यूनिटी हमें क्यों मिल पा रही, क्योंकि हमारे पास इम्यूनिटी प्रोवाइड करने वाला सिस्टम है जिसे हम कहते हैं इम्यून सिस्टम। और ये जो हमारा इम्यून सिस्टम है, ध्यान से सुनेंगे, सिस्टम है जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, इसी तरीके से इम्यून सिस्टम है। तो इम्यून सिस्टम को बनाने वाले भी कौन से पार्ट्स होते हैं? इम्यून सिस्टम को बनाने वाले ऑर्गन्स होते हैं, सेल्स होती हैं, केमिकल सब्सटेंस होते हैं। ये हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाने में मदद करते हैं। केमिकल सब्सटेंस अलग अलग प्रकार के, डिफरेंट टाइप्स के, अलग अलग प्रकार की सेल्स, अलग अलग प्रकार के ऑर्गन का रोल अलग अलग होता है। अब बेसिकली चीज क्या है कि इम्यूनिटी की टाइप की बात करते हैं। इम्यूनिटी की टाइप की बात करते हैं तो दो प्रकार की इम्यूनिटी हम पढ़ते हैं बेटा। एक इम्यूनिटी हम पढ़ते हैं इनेट, और एक इम्यूनिटी हम पढ़ते हैं एक्वायर्ड। एक इम्यूनिटी हम पढ़ते हैं इनेट और एक इम्यूनिटी हम पढ़ते हैं एक्वायर्ड। जन्म से जो इम्यूनिटी मौजूद है, मतलब जब हम पैदा हुए तब से जो हमें मौजूद, हमारे अंदर मौजूद है, इसका मतलब पैदा हुए तो हमारे पास वो पहले से आ रही है। बिफोर बर्थ, जन्म से पहले जो इम्यूनिटी हमारे पास मौजूद है वो टाइप कहलाती है इनेट इम्यूनिटी। मतलब आप जब पैदा होंगे उस समय आपके पास ये इम्यूनिटी मौजूद है एट द टाइम ऑफ बर्थ। एट द टाइम ऑफ बर्थ ज्यादा बेस्ट डेफिनेशन। एक्वायर्ड क्यों है? देखो, एक बच्चा पैदा हुआ, उस बच्चे के पास अभी हम नहीं कह सकते कि वो क्या बनेगा। जैसे जैसे वो धीरे धीरे बड़ा होता है, वो अपने एनवायरनमेंट से चीजें सीखता है, उसकी नॉलेज गेन करता है, तो उसने कुछ प्राप्त किया। तो अपने जीवन काल के दौरान, जन्म के बाद जो उसने प्राप्त किया, जो चीजें उसने एक्वायर्ड की, वो इम्यूनिटी कहलाती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। दिस इज इंपॉर्टेंट। इनेट जन्म से मौजूद थी, और एक्वायर्ड उसने अपने जीवन काल के दौरान प्राप्त की, अपने लाइफ टाइम के दौरान प्राप्त की। ठीक है। इनेट में बैरियर्स आते हैं बेटा, ध्यान से सुना, अलग अलग प्रकार के बैरियर्स इनेट इम्यूनिटी के अंदर आते हैं। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर आपकी स्पेशल टाइप की दो सेल्स आती है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाने वाली आपकी स्पेशल टाइप की सेल्स होती है। उसमें लिम्फोसाइट, मैंने आपको डब्ल्यूबीसी की टाइप बताई थी, तो लिम्फोसाइट में मैंने टाइप बताई थी बी और टी। तो बी और टी लिम्फोसाइट की सहायता से जो हमें इम्यूनिटी मिलती है वो एक्वायर्ड होती है। एक्वायर्ड का मतलब ये है कि भी हम हर दिन अलग अलग प्रकार के एंटीजन के संपर्क में आ रहे हैं, तो उसी तरह की एंटीबॉडी, उसी तरह की नई प्रकार की सेल्स हमारी बॉडी में बनाई जा रही है ताकि हम उस एंटीजन को खत्म कर सके। तो आपने हर साल आप कुछ नया सीख रहे हो, तो कुछ नया एक्वायर्ड कर रहे हो। जो जन्म से आपके पास मौजूद था वो इनेट है। तो इनेट में आते हैं बैरियर, और एक्वायर्ड में आपकी स्पेशल टाइप की ये दो सेल्स है, ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाने में मदद करवाती है। तो मैंने इम्यूनिटी की दो टाइप बताई है आपको। अब मैं इन बैरियर्स को बताना शुरू करता हूं। ध्यान से देखिएगा, इस पेज पर गौर कीजिएगा आप। ठीक है।
इंपॉर्टेंट है, जो मैं कहता हूं वही पढ़ते जाइएगा, क्योंकि मेरी कोशिश यही है कि आज अच्छे तरीके से आपका ये पढ़ सकते हो। इम्यूनिटी की 2 टाइप है, ठीक है, यहाँ से कोई वो डाउट नहीं है। इम्यूनिटीज ऑफ 2 टाइप्स, इनेट एंड एक्वायर्ड। ओके, इनेट एंड एक्वायर्ड 2 प्रकार की इम्यूनिटी आप देखते हो। इनेट नॉन स्पेसिफिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नॉन स्पेसिफिक का मतलब क्या है? जैसे एक घर है, उसके अंदर कोई भी व्यक्ति जाता है, जैसे मान लीजिए उस परिवार का कोई रिश्तेदार जाता है, या गांव का कोई व्यक्ति जाता है, या कोई बाहर का व्यक्ति जाता है, तो उस परिवार के जो सदस्य हैं वो उन आने वाले हर एक व्यक्ति को बराबर नजरिए से देखते हैं। ऐसा नहीं कि रिश्तेदार के लिए कुछ अलग स्पेशल कर दिया, या गांव वाले व्यक्ति के लिए कुछ और अलग किया, या बाहर से आने वाले को टाल मटोल कर दिया। नहीं, उनका जो व्यवहार है वो सबके लिए कैसा है? कॉमन है। तो बेटा इस तरह का एक सामान्य व्यवहार रखना। तो नॉन स्पेसिफिक मतलब कि इनेट इम्यूनिटी के लिए कोई भी एंटीजन जो बॉडी में आ रहा है उसके खिलाफ उसका जो तरीका है वही रहता है जो वो अपनाता है, कोई उसमें मॉडिफिकेशन नहीं करती वो। हाँ भाई बोलिए, कुछ कहना चाह रहे हो? स्वीटी बोलो भाई, स्वीटी कुछ कहना चाह रहे हो बेटा? चलो देखो, तो पहला पॉइंट आपको ये आना चाहिए कि इनेट इम्यूनिटी कैसी है? नॉन स्पेसिफिक है। चाहे बैक्टीरिया आए, चाहे वायरस आए, चाहे प्रोटोजोआ आए, इसका जो तरीका है डिफेंस करने का वो सेम है, सेम पैटर्न सबके लिए फॉलो करती है। प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ, जो मैं कहता हूँ उसी को सुनते जाए। डिफरेंट टाइप्स के बैरियर इसके अंदर आते हैं जो कीटाणुओं की एंट्री रोकते हैं। क्वेश्चन आपका आरपीएस सीरीज कहां से डालता है? इन बैरियर के एग्जांपल से डालता है। सबसे पहला बैरियर है फिजिकल बैरियर। तो फिजिकल बैरियर का सीधा सा मतलब है कि फिजिकली कोई अवरोध है। तो भाई आपकी स्किन सबसे बेस्ट एग्जांपल है इसका। स्किन कि आपकी स्किन की सबसे आउटर लेयर डेड लेयर है, कोई भी कीटाणु वहां से एंट्री नहीं कर सकता कि वो आपकी स्किन के थ्रू बॉडी में चला जाए, नहीं। हाँ, आपकी स्किन में कट लग गया है, अंदर का एरिया एक्सपोज हो गया, तो कीटाणु एंट्री कर सकता है, नहीं तो इस स्किन से कहीं से भी कीटाणु एंट्री नहीं कर सकता। तो ये फिजिकल बैरियर का सबसे अच्छा एग्जाम्पल। आपके अंदरूनी जो ट्यूब सिस्टम है, जैसे सांस की नली है, खाने की नली है, उन नलियों की भी सबसे अंदरूनी परत में म्यूकस की कोटिंग है, चिपचिपा पदार्थ था। तो यहां से भी जैसे मान लीजिए खाने के द्वारा कोई चीज आपकी इस नली में आई, तो वहां का कीटाणु यहाँ से ऐसे क्रॉस करके आपकी सेल्स में नहीं चला जाएगा, नहीं चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर म्यूकस उसे ट्रैप कर लेगा। तो म्यूकस की कोटिंग कहाँ की? रेस्पिरेटरी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल और यूरिन वाले रास्ते की कोटिंग म्यूकस की, ये कीटाणु को रोकती है। और स्किन। तो भैया ये 2 एग्जाम्पल फिजिकल बैरियर के नोट कर लेना। फिजियोलॉजिकल का मतलब होता है बॉडी के अंदर फंक्शन होना। तो सोचिए, फंक्शनली आपकी बॉडी में कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कीटाणु को रोकती हैं? एसिड जो आपके स्टोमक में बनता है, मुंह में बनने वाला स्लाइवा, मैंने बताया था स्लाइवा में एक एंजाइम होती है लाइसोजाइम जो एंटीबैक्टीरियल नेचर की होती है। और दूसरी चीजें, आंख के आंसू में भी लाइसोजाइम होती है, आग का जो आंसू होता है उसमें भी लाइसोजाइम होती है, और लाइसोजाइम बैक्टीरिया के सेल वाल को डिस्ट्रॉय करती है। तो कई बार रोना भी अच्छा होता है। तो आप थोड़े भी डिफरेंस करके चलिए, फिजिकली बाहरी रूपरेखा, फिजियोलॉजिकल इंटरनल बॉडी में जो कार्यात्मक चीजें हो रही हैं उनके द्वारा। तो एसिड का बनना, मुंह में स्लाइवा का बनना, आंख में आंसू का बनना, ठीक है, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपकी फिजियोलॉजिकल बैरियर का काम करते हैं। तीसरी टाइप में आता है सेलुलर बैरियर। नाम से पता चल रहा है कि भाई सेल रोकेंगी। तो कौन सी सेल है? देखो यहाँ पर, देखो न्यूट्रोफिल डब्ल्यूबीसी में जो सबसे ज्यादा संख्या में पाई जाती है, और इसका जो न्यूक्लियस होता है वो न्यूक्लियस मैनी लॉब्ड होता है। ठीक है, आप जब आप सर्कुलेशन पढ़ते थे तो डब्ल्यूबीसी में न्यूट्रोफिल, एसिडोफिल, बेसोफिल पढ़ते थे। तो न्यूट्रोफिल का न्यूक्लियस मैनी लोब्ड होता है। अगर हम देखें तो कुछ इस तरह का उसका न्यूक्लियस मिलेगा, एक गांठ यहाँ पर, एक गांठ यहाँ पर, फिर एक गांठ यहाँ पर, मैनी लोब्ड कंडीशन उसके न्यूक्लियस में देखने को मिलती है। तो इसको कहते हैं पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर। पॉलीमॉर्फो मतलब उसके न्यूक्लियस की शेप अलग अलग प्रकार की है,
ल्यूकोसाइट, क्योंकि डब्ल्यूबीसी की टाइप है, तो कौन है ये? न्यूट्रोफिल। इसके अलावा कौन सी सेल है? इसके अलावा देखिए कौन सी सेल है, इसके अलावा है मोनोसाइट, ये भी डब्ल्यूबीसी में आप पढ़ते हो, नेचुरल किलर सेल, दिस इज आल्सो ए टाइप ऑफ लिम्फोसाइट, मींस लिम्फोसाइट की टाइप है तो डब्ल्यूबीसी की भी टाइप है। तो ये तीन ऐसी सेल्स है। इसके अलावा आपके ये तो कहाँ है? ब्लड में है, जो तीन बोली है, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, नेचुरल किलर। इसके अलावा आपके टिश्यू में पाई जाने वाली मैक्रोफेजेस कीटाणु को निगलती हैं, फैगोसाइटोज एंड डिस्ट्रॉय, उसे नष्ट करती है। तो यहाँ पर सेल मदद कर रही है। अब इन सेल के लिए सेम एक्शन होता है, चाहे बैक्टीरिया है, चाहे वायरस है, चाहे प्रोटोजोआ है, इनका एक्शन सेम होता है। तो सेलुलर बैरियर में आपकी सेल्स आती हैं, स्पेशली जो सेल्स हैं जो ब्लड में डब्ल्यूबीसी है, और कुछ ऐसे डब्ल्यूबीसी जो टिश्यू तक चली गई है, तो टिश्यू में जाने वाली डब्ल्यूबीसी मैक्रोफेजेस कहलाती है। अगला कंसेप्ट पढ़िए भी, साइटोकाइन। साइटो मतलब सेल, काइन मतलब सीक्रेशन केमिकल या केमिकल सीक्रेशन। इसका मतलब सेल के द्वारा ही सीक्रेट होने वाला केमिकल पदार्थ है ये, और ये बैरियर का काम करेगा, ये कीटाणुओं को बढ़ने से रोकेगा। मैं इसे सबसे इंपॉर्टेंट मानता हूं क्योंकि आरपीएस सीरीज में एक बार इसका, एक नहीं दो बार इसका क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कहां से पूछा जा चुका है? ध्यान से सुनेंगे जो मैं कह रहा हूं। साइटोकाइन एक केमिकल पदार्थ है जो सेल के द्वारा रिलीज किए जाते हैं। उसमें आज जिस केमिकल सब्सटेंस की हम टाइप पढ़ रहे हैं वो है इंटरफेरोन। तो इंटरफेरोन इज ए टाइप ऑफ साइटोकाइन। बहुत सारी टाइप के साइटोकाइन अवेलेबल है, उसमें एक टाइप है इंटरफेरोन। इंटरफेरोन किसने बनाया? पहली चीज ये, इंटरफेरोन किसने बनाया? वायरस इन्फेक्टेड सेल ने बनाया। मतलब जिस सेल को वायरस ने इन्फेक्ट कर दिया है, वो इन्फेक्टेड हो चुकी है, उसने इंटरफेरोन बनाया। क्या है भैया? एक प्रोटीन है। क्या काम कर रहा है ये इंटरफेरोन? अब जाएगा नॉन इन्फेक्टेड सेल के पास, मतलब जहां अभी वायरस पहुंचा नहीं है, और वहां पर जाकर ये उन सेल्स को प्रोटेक्ट करेगा वायरस के इन्फेक्शन से। कैसे? उस वायरस का मल्टीप्लिकेशन कम कर देगा, बहुत सारे काम करेगा, वो आपके लेवल का नहीं है। तो इंटरफेरोन इज एन एग्जांपल ऑफ साइटोकाइन बैरियर। ओके, वायरस इन्फेक्टेड सेल मतलब जो सेल वायरस से इफेक्टेड हो चुकी है, उन्होंने ये बनाया। प्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन भी कह देते हैं इसे। और ये किसको प्रोटेक्ट करेगा? नॉन इन्फेक्टेड सेल को प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, कैसे? वहां पर वायरस के मल्टीप्लिकेशन को रोक देगा, वायरस के कुछ मैकेनिज्म को ब्लॉक कर देगा। तो ये जितने भी वायरल डिजीज है बेटा, इसमें आपकी बॉडी का इंटरफेरोन ही वायरस को मारता है। हाँ, वायरस के लिए दवाई बनाना मुश्किल है, तो दवाइयां हम केवल सिम्टम्स को कम करने के लिए, या कोई दूसरा बैक्टीरिया वगैरह जाकर इन्फेक्शन ना कर दे वायरस की बीमारी के केस में, तो हम एंटीबायोटिक के साथ कुछ दर्द निवारक, बुखार को कम करने वाली दवाइयां डॉक्टर आपको देता है, नहीं तो वायरस के लिए दवाई नहीं होती है। कुछ दवाइयां अवेलेबल है वो वायरस का मल्टीप्लिकेशन रोकती है। तो वैसे तो नेचुरली आपकी बॉडी में बनने वाले इंटरफेरोन वायरस का खात्मा करेगी। चलिए भाई, ये 4 बैरियर थे, आपको पढ़ना है अच्छे से, एक बार देख ले, जितना मैंने पढ़ाया उसी को ध्यान से समझे। एक्वायर्ड इम्यूनिटी कैसे अलग है इनेट से? भैया पैथोजन स्पेसिफिक है, कि रिश्तेदार आएगा उसके लिए अलग से चारपाई बिछेगी, नाश्ता तैयार होगा, खाना तैयार होगा, अच्छे से खातिरदारी होगी। गांव का व्यक्ति आएगा तो चाय पिला के भेज दिया जाएगा, बाहर का आएगा तो पानी पिला के रास्ता बता दिया जाएगा भैया। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी स्पेसिफिक है, किस पर आधारित है? मेमोरी पर आधारित है। ध्यान से सुनना, वो मेमोरी वाली मैंने बात की थी। अब देखिए, जब आपकी बॉडी में एनकाउंटर, पहली बार कोई पैथोजन जाता है, तो उसके खिलाफ बॉडी जो रिस्पॉन्स करती है वो कहलाता है प्राइमरी रिस्पॉन्स, जो कि लो इंटेंसिटी का होता है, मध्यम से भी नीचे, आप समझिए इसका प्रभाव है, धीरे धीरे करेगा काम। लेकिन अगर सब्सिक्वेंट एनकाउंटर, सेम पैथोजन का दोबारा बॉडी में एंट्री होती है, तो वो बहुत तेजी से हाईली इंटेंसिफाइड होता है। एनएमनेस्टिक रिस्पॉन्स मतलब पूरी बॉडी एक साथ लग जाएगी, इम्यून सिस्टम एक साथ उसके खिलाफ काम करना स्टार्ट कर देगा और हम उसे खत्म कर देंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि पहले वाली जब लड़ाई हुई थी उसके साथ, तो उसकी मेमोरी हमारे पास मौजूद थी, ये ऐसा था, इसे ऐसे खत्म किया गया। तो प्राइमरी और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स को कैरी किया जाता है दो स्पेशल टाइप की सेल की सहायता से। इसमें एक सेल है बेटा बी लिम्फोसाइट और एक टी। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी किसकी सहायता से परफॉर्म की जाती है? बी और टी सेल्स की सहायता से। कल मैंने बताया था कि बी सेल की एक टाइप होती है प्लाज्मा सेल।
बी लिम्फोसाइट की एक टाइप होती है प्लाज्मा सेल, और ये प्लाज्मा सेल एंटीबॉडी बनाती है, एंटीबॉडी, जिसे आप इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहते हो, इम्यूनोग्लोबुलिन, यू ऑल्सो कॉल्ड इट इम्यूनोग्लोबुलिन, बी एल यू, एक मिनट पर अब कर देता हूँ इसको, अच्छे से लिख देता हूँ, इम्यूनोग्लोबुलिन, दिस इज द स्पेलिंग। तो आपसे कोई ये पूछे एंटीबॉडी बनाने वाली सेल कौन सी है, भैया बी लिम्फोसाइट है। बी की कौन सी टाइप है, प्लाज्मा सेल। तो बी लिम्फोसाइट प्रोटीन बनाती है जो पैथोजन के खिलाफ काम करता है। इन प्रोटीन्स को हम एंटीबॉडीज कहते हैं। बहुत नाम चल रहा है आजकल, आप सुनते हो, का साल भर से सुनते आ रहे हो, एंटीबॉडी बन रही है, एंटीबॉडी बन रही है। टी सेल कोई प्रोटीन नहीं बनाती, कोई एंटीबॉडी नहीं बनाती, लेकिन ये मदद जरूर करती है बी सेल को बनाने में। इसके अलावा टी सेल डायरेक्ट भी किल करती है। अब मेन चीज मुझे आपको क्या सिखानी थी कि एक एंटीबॉडी का मॉलिक्यूल कैसा होता है। ये भैया एंटीबॉडी का मॉलिक्यूल, देखिए जैसे मैं बता रहा हूं, कंफ्यूज नहीं होना है, बड़े ध्यान से सुनना है। प्रोटीन है तो प्रोटीन किसका बना होता है, अमीनो एसिड का बना होता है। अमीनो एसिड्स आपस में मिलकर प्रोटीन बनाते हैं। तो थोड़ा सा समझिए, इसका फॉर्मूला है H2L2। H का मतलब हैवी चेन, L का मतलब लाइट चेन। तो भैया ये हैवी चेन है, कहां से कहां तक, इस पॉइंट से लेकर इस लाइन में यहां तक हैवी चेन है, ये हैवी चेन है भैया। और ये इसके साथ है लाइट चेन। तो दो लाइट चेन है, दो हैवी चेन है। H2L2 फॉर्मूला हो गया किसका, एंटीबॉडी का। ठीक है। अच्छा, इस हैवी और लाइट चेन में भी दो भाग होते हैं। देखिए यहाँ पर एक डैश लग गया है, यहाँ पर एक इस तरीके से लाइन, तो दो भाग बन गए, एक ये नीले वाला, एक ब्राउन, एक ये पीले वाला, और एक ये हल्का डार्क रेड। तो पहले तो आप ये देखिए कि हैवी चेन, ये हैवी चेन H, और ये लाइट चेन, ये किससे जुड़े हुए हैं, दो सल्फर दिख रहे हैं, इससे कहते हैं डाई सल्फाइड लिंकेज। डाई सल्फाइड बॉन्ड की सहायता से, डाई सल्फाइड लिंकेज की सहायता से हैवी चेन लाइट चेन से जुड़ी होती है। यहाँ भी देख सकते हो, ये रही। अब जो आपके पास हैवी चेन अवेलेबल है, उस हैवी चेन का बिल्कुल टॉप का हिस्सा और उस लाइट चेन का टॉप का हिस्सा, हैवी का टॉप का हिस्सा और लाइट का टॉप का हिस्सा, इसके बिल्कुल पॉइंट पर देखिए क्या लिखा हुआ है, एंटीजन बाइंडिंग साइट। एंटीजन बाइंडिंग साइट, यहां पर भी देखिए क्या है, एंटीजन बाइंडिंग साइट। तो एक एंटीबॉडी मॉलिक्यूल के पास दो एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है, मतलब वो दो एंटीजन से बाइंड कर सकता है। अच्छा, इसमें डिजाइन को देखिए, ये डिजाइन देखिए, इसका मतलब अगर मैं इसको थोड़ा सा बनाता हूं, देखिए यही तो दिक्कत है। देखिए वे ध्यान से बनाते हैं इसको। ये देखिए यहां से मैंने ये बनाया, ये डिजाइन देखिए थोड़ा सा। मान लीजिए एक एंटीजन का मॉलिक्यूल ऐसा है, ऐसा, वही तो इसमें आके फिट हो सकता है। अगर मैं कहूं एक एंटीजन ऐसा है, क्या वो यहां पर आकर फिट हो पाएगा, नहीं। इसका मतलब बेटा एंटीबॉडी की जो ये अपर पोर्शन है, एंटीबॉडी का जो ये अपर पोर्शन है, ये अपर पोर्शन एंटीबॉडी का चेंजेबल है। मतलब इतना हिस्सा चेंज होता रहता है। अलग अलग एंटीबॉडी में ये अलग अलग टाइप का होता है। क्यों, क्योंकि इसका जो ये हिस्सा है, ये किस अनुसार बनेगा, जिस तरह के एंटीजन का पोजीशन होगा, जिस तरह से एंटीजन का स्ट्रक्चर होगा। अब मान लो ऐसा एंटीजन है, तो फिर यहां पर इस तरीके से गोले वाली बनेगी साइट, ताकि वो इसमें आकर आसानी से अटैच हो सके। तो एक पर्टिकुलर टाइप की एंटीबॉडी एक पर्टिकुलर टाइप के एंटीजन के साथ इंटरेक्ट करते हैं। और ये जो मैंने अपर पार्ट बताया है, ये किस किस का है, लाइट का भाग और हैवी का भाग। इसे हम कहते हैं वेरिएबल रीजन। वेरिएबल क्यों, क्योंकि भैया ये चेंजेबल होता रहता है, अलग अलग एंटीबॉडी में अलग अलग। और ये वाला जो नीचे बच गया लाइट का, ये और ये होते कांस्टेंट रीजन, कांस्टेंट रीजन। बस इतना। H2L2
हैवी चेन भी आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं, हैवी और लाइट भी जुड़े होते हैं। H2L2 फॉर्मूला होता है, इतना समझ लीजिए। और ये वाली शेप चेंजेबल होती रहती है, मैंने आपको एक बेसिक चीज बताई है। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ भाई मुझे। अंशिका, हेनु, हिमांशी, बहुत ज्यादा हार्ड तो नहीं चला गया लेवल? अरे बताओ, जितना मैं पढ़ा सर रहा हूँ। डाइसल्फाइड लिंकेज दोबारा बता दो। दो सल्फर बॉन्ड बेटा, दो सल्फर, एस फॉर सल्फर। अगर दो सल्फर है और बॉन्ड बना रहे हैं, देखो ये रहे, एक सल्फर ये रहा, एक सल्फर ये रहा, तो ये डाइसल्फाइड लिंकेज है। डाई मतलब दो, सल्फर। क्लियर है? यस सर। हाँ, तो बस इतना याद रखना कि डाइसल्फाइड लिंकेज क्या है, दो सल्फर के बीच में बॉन्ड है। तो इसका ये सल्फर इससे जुड़ा है, ये वाला इससे जुड़ा है, तो दोनों को जोड़ दिया। ठीक है, ठीक है भाई। बताइए बेटा मुझे, अगर कोई डाउट है तो। मैं अब आगे चल रहा हूँ, अगले कंसेप्ट पे चल रहा हूँ, देखिए ध्यान से। काफी चीजें पढ़ानी है आपको बेसिकली। देखिए, अब एक टेबल थोड़ी सी देखने की कोशिश कीजिए कि जो एंटीबॉडी है, जिसे मैं बोल रहा हूं इम्यूनोग्लोबुलिन, जिसे मैं इम्यूनोग्लोबुलिन बोल रहा हूं, इसे शॉर्ट में लिखा जाता है आईजी। इसकी टाइप होती है बेटा। टाइप की ट्रिक क्या है, मैं ऐसे याद करता हूं, गैम डी। गैम डी के नाम से मैं याद करता हूं, 5 टाइप पढ़ते हैं। इन्हें ऐसे लिखा जाता है आईजीजी, आईजीए, इम्यूनोग्लोबिन ए, इम्यूनोग्लोबिन एम, आईजीडी और आईजीई। इसमें मैं जो पॉइंट बता रहा हूं वो आपको करने जरूरी है, बस और कुछ ज्यादा नहीं, कि ये तो सारे एंटीबॉडी की टाइप ही है। जी अकेली ऐसी एंटीबॉडी है जो प्लेसेंटा को क्रॉस करती है, मतलब मां से बच्चे के अंदर जाती है, प्लेसेंटा क्रॉस करने वाली अकेली एंटीबॉडी है। दूसरा, सबसे ज्यादा प्रतिशत में पाई जाती है, सबसे छोटी साइज की है। देखिए मैंने 3 बातें बोली है, प्लेसेंटा को क्रॉस करने वाली, सबसे ज्यादा संख्या में पाई जाने वाली, और स्मॉलेस्ट। अब इसको थोड़ा सा रिलेट करते हैं। देखिए, आईजीए जो है, आईजीए आपकी सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा पाई जाने वाली है, 10% टोटल का। देखो, इसके बाद कोई भी प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करती। अगर माँ के गर्भ में बच्चा पल रहा है तो माँ से बच्चे को कौन सी एंटीबॉडी जाएगी, जी जाएगी, आईजीजी। ए आपको ज्यादातर कहाँ मिलेंगी, जो आपके बॉडी के फ्लूइड पार्ट हैं। फ्लूइड पार्ट जैसे, ध्यान से सुनिए, आपके ब्लड में तो है ही है, आंसू, टीयर्स, ठीक है। और दूसरा जो सीक्रेशन बॉडी का है, उसमें आपको आईजीए पर्याप्त मात्रा में। इसके अलावा जब माँ बच्चे को जन्म देती है, तो जन्म के बाद माँ बच्चे को जो दूध पिलाती है, तो शुरुआत में माँ का दूध, पहला शुरुआती दूध पीला और गाढ़ा होता है, थिक, येलो एंड थिक। उस दूध को कहते हैं कोलेस्ट्रम। उस कोलेस्ट्रम के अंदर आईजीए पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। तो डॉक्टर कहता है ना कि माँ, बच्चे को माँ का दूध पिलाइए, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। वो इसलिए जरूरी है क्योंकि माँ के दूध से उसे एंटीबॉडी मिल रही है जो बच्चे को बीमार होने से बचाएगी। दूसरी बात, तीसरी चीज पे, तीसरी क्या है, इनका तो फिर ऐसे परसेंट चलेगा, 1 to 2%, ठीक है, 0.5, फिर इस तरीके से और भी कम होता चलेगा। तो अब आईजीएम क्या है, जब भी आपकी बॉडी में कोई इंफेक्शन होगा तो सबसे पहले कौन सी एंटीबॉडी बनेगी और पहुंचेगी, तो सबसे पहले पहुंचने वाली, रिस्पॉन्स करने वाली एंटीबॉडी फर्स्ट आपकी एम होगी। डी को डाइमर के नाम से याद किया जाता है, लार्ज शेप होती है। जो मैं पॉइंट बोल रहा हूं वही। ई को एलर्जी के नाम से याद किया जाता है, कि जब भी आपकी बॉडी में कोई एलर्जिक इंफेक्शन होगा तो आईजीई का सीक्रेशन बढ़ जाएगा भाई। तो ये कुछ पॉइंट थे, चाहे अपना स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे कुछ भी कार्रवाई करो, ये 5 पॉइंट, 5-6 पॉइंट इसके आपके एंटीबॉडी के आपको पढ़ने पड़ेंगे। कि एंटीबॉडी बताया कैसी शेप का होता है, क्या फॉर्मूला होता है, कौन बना रहा है, और मैंने उसकी टाइप बताई आपको, GAMDE। जी
प्लेसेंटा को क्रॉस करता है, ए फ्लूइड सीक्रेशन में पाया जाता है, एम इन्फेक्शन में सबसे पहले बनता है, सबसे पहले रिस्पॉन्स करता है, डी सबसे बड़ी साइज का डाइमर फॉर्म में, ई फॉर एलर्जी, ठीक है, ई फॉर एलर्जी, ए फॉर एलर्जी मत कर देना, यहाँ पर एलर्जी, ई पर जोर दिया जाता है एलर्जी में, तो आईजीई एलर्जी के केस में बनता है। ठीक है भैया, देखिए आगे अगली चीज देखिए। तो भैया ये थे। अच्छा, अब सुनिए ध्यान से, ये टाइप यहाँ पर लिखी हुई है कुछ, कहता है कि एंटीबॉडी कहां पर पाई जाती है, ब्लड में। तो ब्लड क्या है, फ्लूइड, तो आपका फ्लूइड आपको क्या दे रहा है, प्रोटेक्शन। तो इस तरह का इम्यून रिस्पॉन्स कहलाता है ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स। ह्यूमोरल का मतलब है जहां पर फ्लूइड के द्वारा इम्यूनिटी मिल रही है। तो आपकी जितनी भी एंटीबॉडी है वो आपके ब्लड में पाई जाती है, ब्लड में तो मिलेंगी मिलेंगी। तो ब्लड कैसा है, लिक्विड पोर्शन है, ह्यूमोरल का मतलब ही फ्लूइड होता है। तो फ्लूइड के द्वारा इम्यून रिस्पॉन्स देना, तो कौन ऐसी मदद कर रहा है, एंटीबॉडी मदद कर रहा है। लेकिन जहां पर सेल डायरेक्टली जाकर इम्यूनिटी देने में मदद करे, डायरेक्ट सेल काम करे, वो कहलाती है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, और इसमें रोल अदा करती है टी लिम्फोसाइट। तो ह्यूमोरल में कौन रोल अदा करती है, बी लिम्फोसाइट। तो सेल मीडिएटेड, सेल के द्वारा इम्यूनिटी देने में कौन मदद करता है, टी लिम्फोसाइट। और फ्लूइड के थ्रू एंटीबॉडी की सहायता से कौन रिस्पांस देता है, ह्यूमरल रिस्पांस, बी लिम्फोसाइट। अगली चीज ध्यान से सुनिए, एक पॉइंट में खत्म करते हैं। जब भी किसी व्यक्ति का कोई ऑर्गन खराब हो जाता है, किडनी खराब हो गई या फेफड़ा खराब हो गया, लीवर खराब हो गया, तो किसी दूसरे व्यक्ति से उसे लेना पड़ता है। तो जब वो दूसरे व्यक्ति से उसे लेता है तो पता नहीं, क्या पता वो उससे शूट करे ना करे, बॉडी में बहुत सी चीजों का मैचिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जो आने वाला ऑर्गन है, जो किसी दूसरे से हम ले रहे हैं, मतलब डोनर से जो हम ले रहे हैं, और हम तो लेने वाले हैं रेसिपिएंट, क्योंकि हमारा तो खराब हो चुका है। तो रेसिपिएंट जो है, उस रेसिपिएंट की बॉडी का इम्यून सिस्टम इस आने वाले ऑर्गन को रिजेक्ट करने का काम करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि ये इसकी बॉडी का नहीं है, इससे मिलता नहीं है। तो इस इम्यून सिस्टम में भी कौन सी ऐसी सेल है जो ऑर्गन का रिजेक्शन करती है, वो टी लिम्फोसाइट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस इतना याद कीजिए। इसे कहते हैं ग्राफ्ट। ग्राफ्ट मतलब होता है अंग का प्रत्यारोपण, अंग वगैरह एक दूसरे को देना। तो ग्राफ्टिंग किसी एनिमल से ले रहे हो, किसी प्राइमेट से या किसी ह्यूमन से, जिसका भी आप ऑर्गन ले रहे हो, उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। कौन करेगा, एक ही चीज ध्यान रखना, आपका टी लिम्फोसाइट इसे, या सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी बोलिए ना, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी आपकी इस दूसरे ग्राफ्ट को रिजेक्ट करेगी। तो इसलिए उस व्यक्ति को जिसको ऑर्गन चढ़ाया जाता है, उसको इम्यून सिस्टम को दबाने वाली दवाइयां खिलाई जाती हैं, इम्यूनो सप्रेसेंट दवाइयां खिलाई जाती हैं। यहां से बस एक ये पोर्शन आपको निकालना था जो मैंने बताया। बताइए भी, इतना क्लियर है जो मैं बोलते जा रहा हूं, क्या इतना समझ में आ रहा है? हेनू, खुशी, कनिष्का, रजत, यस सर। इतना क्लियर है? यस सर। ठीक है, ज्यादा तेज तो नहीं हो रहा है, ज्यादा हैवी तो नहीं है? बताइए मुझे, कर लोगे? मैं बस बेसिक पॉइंट बता रहा हूँ, ये चीज तो आनी चाहिए भी। देखो ये नॉलेज वाली चीज है, ये तो आनी चाहिए, ये आपको हर चीज में मदद करेंगी, हर चीज में। चलिए, अब क्या है, अब अगला कंसेप्ट जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वो क्या है, ध्यान से देखें यहाँ पर। अब हम इम्यूनाइजेशन पर आते हैं। इम्यूनाइजेशन, इम्यूनाइजेशन में हमारे पास टाइप होती है बेटा। इम्यूनाइजेशन मतलब हम इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करेंगे किसी ना किसी तरीके से। तो एक इम्यूनाइजेशन की टाइप है जिसे मैं कहता हूं एक्टिव, और एक टाइप है पैसिव। देखो याद तरीके से करना, मैं टेबलेट फॉर्म में आज इसे लिख रहा हूं, फिर दोबारा लिखने का मौका नहीं मिल पाएगा, देख लीजिए। एक्टिव का मतलब है कि भाई इम्यूनाइजेशन में आप किसका सीक्रेशन चाहोगे बढ़ेगा, भाई एंटीबॉडी का प्रोडक्शन हो, दूसरी सेल्स एक्टिवेट हो, उनका नंबर बढ़े। तो यदि आपकी खुद की बॉडी ऐसा करती है किसी कारणवश, मतलब कोई चीज आपकी बॉडी को दी गई और फिर आपका इम्यून सिस्टम एक्टिव होके एंटीबॉडी का नंबर बढ़ाता है, सेल्स का, डिफेंस की सेल्स का नंबर बढ़ाता है, तो इसका मतलब वो एक्टिव टाइप है। एक्टिव में दो केस हैं जिसमें आप एक्टिव कर सकते हो बॉडी को। पहला तो है नेचुरल और दूसरा है आर्टिफिशियल।
नेचुरल कैसे भैया? नेचुरल में कैसे, ध्यान से सुनिएगा। कोई भी इन्फेक्शन जो आपको हो गया है वो आपकी बॉडी में क्या करता है? एंटीबॉडी, डब्ल्यूबीसी, इनका नंबर बढ़ाता है। शुरुआत में तो आपकी एंटीबॉडी का सीक्रेशन बढ़ता है। कोई भी इन्फेक्शन, सामान्य इन्फेक्शन, आप नहीं चाह रहे सांस के द्वारा कीटाणु अंदर जा रहा है और आपको इन्फेक्टेड कर रहा है, तो वो नेचुरल हो गया, खाने के द्वारा, पानी के द्वारा। आर्टिफिशियल में खुद की बॉडी से एंटीबॉडी बनाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? वैक्सीनेशन। तो एक्टिव में आपकी बॉडी खुद एंटीबॉडी बनाएगी। दो तरीके, नेचुरल जो प्रकृति में अपने आप हो रहा है, आर्टिफिशियल जो आप करवा रहे हो। तो वैक्सीनेशन तो आप करवा रहे हो, नेचुरल में तो कोई भी संक्रमण है, कोई भी कीटाणु, कोई भी फॉरेन पार्टिकल जाएगा किसी माध्यम से, तो वो ऐसा करेगा। पैसिव का मतलब क्या है? पैसिव का मतलब आपकी बॉडी एंटीबॉडी नहीं बना रही, आप बनी बनाई एंटीबॉडी ले रहे हो। बनी बनाई एंटीबॉडी ले रहे हो भैया। प्रिपेयर्ड, बनी बनाई, आपकी बॉडी नहीं बना रही, खुद बनी बनाई ले रहे हो। तो सर ऐसे दो केस कौन से? इसमें भी एक टाइप है नेचुरल और दूसरी है आर्टिफिशियल। नेचुरल में माँ का दूध, बच्चा जो माँ का दूध पीता है, आईजी एंटीबॉडी बनी बनाई ले रहा है ना बेटा, अभी पढ़ा है। बनी बनाई एंटीबॉडी बच्चे को मिल रही है, बच्चे की बॉडी थोड़ी बनाई है, दूध से अपने आप मिल रही है। आर्टिफिशियल में कुछ हमारे पास दो केस हैं। दो केस क्या है? जब सांप काट जाए, और दूसरा केस है टेटनस का। दोनों ही जानलेवा है। उस केस में हम ये सोचे कि हमारी बॉडी एंटीबॉडी बनाए, तो भैया वो बनने में 5-7 दिन लगेंगे, तब तक वो भगवान को प्यारा हो जाएगा। तो स्नेक बाइट के केस में और टेटनस के केस में जो इंजेक्शन हम उस पेशेंट को लगाते हैं, वो इंजेक्शन में बनी बनाई एंटीबॉडी होती है। लेकिन ये एंटीबॉडी जो है वो किस प्रकार की है? अगर सांप ने काटा है तो वो सांप के जहर को निष्क्रिय करने वाली है। और टेटनस जैसे चोट वगैरह लग जाती है, रोड पर गिर गए हैं, पुराने लोहे से कट गया है, तो इस केस में ये टेटनस के टॉक्सोइड को निष्क्रिय करने वाली बनी बनाई एंटीबॉडीज हम इंजेक्शन के रूप में लेते हैं। दोनों अलग अलग है, मतलब इसमें अलग प्रकार की एंटीबॉडी लगेगी, इसमें अलग प्रकार की लगेगी, लेकिन दोनों ही केस में जो इंजेक्शन लिया जा रहा है वो बनी बनाई एंटीबॉडी का। आर्टिफिशियल केस में तो दो केस पढ़ा दिए, स्नेक बाइट के केस में, टेटनस के केस में। टेटनस के केस में जो टीका लगता है उसे हम कहते हैं एटीएस, एंटी टेटनस सीरम। एंटी टेटनस सीरम। और स्नेक के केस में एंटीवेनम लगता है, जहर को निष्क्रिय करने वाला। होती दोनों एंटीबॉडी है। तो भैया ये थी एक्टिव इम्यूनाइजेशन और पैसिव इम्यूनाइजेशन। इसमें कोई डाउट है तो बताओ मुझे, समय कम बचा है, मुझे आगे एक चीज और करवानी है, जल्दी से बताओ भाई। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की सहायता से भी वैक्सीन बनाते हैं। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन ईस्ट की सहायता से बनाई गई है। मैं इसलिए इस पर जोर दे रहा था क्योंकि एनसीईआरटी में डाला हुआ है। अब केस आते हैं एलर्जी का। आप किसी नए स्थान पर गए, अचानक छींकना शुरू किया, सुनते जाए मुझे। जब आप वहां पर पहुंचते हैं, वहां से हट जाते हैं, मान लीजिए आप वहां से दूर आ गए, तो लक्षण भी चले गए, नाक से आंख से पानी जो बह रहा था, ये सारी चीजें हट गई। ऐसा क्यों? क्योंकि इस एनवायरनमेंट में कुछ ऐसा था जिसके कारण आपको इस तरह की रिएक्शंस हुई। तो वो कहलाए, वो जो एनवायरनमेंट में मौजूद पदार्थ थे वो कहलाए एलर्जन, और आपको जो हुई थी वो कहलाई एलर्जी। एलर्जी किससे हो सकती है? पॉलन ग्रेन से, धूल मिट्टी के कणों से। क्या है एलर्जी? एक्स एग्रीगेटेड रिस्पॉन्स ऑफ इम्यून सिस्टम। पहले बॉडी में किसी भी एंटीजन के प्रति जो रिस्पॉन्स होता है वो रिस्पॉन्स आपका धीरे धीरे होता है। लेकिन एलर्जी के केस में एक पर्टिकुलर एलर्जन के प्रति पूरी बॉडी का इम्यून सिस्टम एक साथ मिलकर काम करने लग जाता है, तो एक्स एग्रीगेटेड हो गया। तो जो सब्सटेंस एलर्जी करते हैं वो एलर्जन कहलाते हैं। एंटीबॉडी जो प्रोड्यूस होती है एलर्जी के केस में आईजीई है। एलर्जन के उदाहरण पॉलन, डस्ट, एनिमल डेंडर, पशु वगैरह का जो डेंड्रफ होता है। एलर्जी की रिएक्शंस में क्या होता है? छींकना, आंखों से पानी बहना, नाक का बहना, सांस लेने में तकलीफ होना। क्यों? क्योंकि कुछ केमिकल बनाए। कौन से केमिकल? नंबर 1 हिस्टामाइन, नंबर 2 सीरोटोनिन। ध्यान रखना, ना क्वेश्चन आया है। किसने सीक्रेट किए? मास्ट सेल ने। मैंने एक और सेल्स भी लिखवाई थी, बेसोफिल भी सीक्रेट करती है। फॉर डिटरमाइनिंग द कॉज ऑफ एलर्जी, अगर आपको ये पता करना है किससे एलर्जी है, तो उस पेशेंट को थोड़ी थोड़ी डोज अलग अलग एलर्जन की देते हैं और उसका रिएक्शन देखते हैं।
एलर्जी को कम करने के लिए कौन सी दवाइयां दी जाती है? एंटी हिस्टामाइन, हिस्टामाइन के खिलाफ काम करने वाली, एड्रेनलिन वो हार्मोन की जैसी, और स्टीरॉइड ताकि क्विक रिलीफ मिल जाए। एलर्जी का कारण क्या है भाई? आजकल बच्चों को घर से बाहर